दिल्ली के एलजी के जो बयान आते हैं उस पर पहले हंसी आती है। दिल्ली के एलजी की बात सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। जब हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स इतने सुधार दिए, बीजेपी ने पता है क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वोटिंग मत करवाइए। कांग्रेस किसी विपक्षी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो सवाल पैदा होगा कि हम क्यों, वाई आर वी कमिंग टुगेदर। तो सवाल ये कि इतने अड़े हुए क्यों है कांग्रेस, वाई आर दे नॉट मेकिंग इट क्लियर। मतलब इनकी नीयत खराब है। एक हिसाब से कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी है कि दे हैव टू राइज टू दी ओकेशन। वो ये ना सोचे कि नहीं दिल्ली में मेरा कितना नुकसान होगा। ये दिल्ली और पंजाब से बहुत बड़ा मैटर है। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। देश की एक दशक पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, ये वो पार्टी है जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। ये वो पार्टी है जो एक नहीं 2 बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज कर चुकी है और अब इस पार्टी ने एमसीडी को भी नहीं छोड़ा है। इतनी बार जीत दर्ज करने के बावजूद ये वही पार्टी है जो कहती है कि कई मायनों में इस पार्टी के पास थोड़ी कम पावर है। ये वो पार्टी है जो अपने अच्छे कामों के लिए तो जानी ही जाती है, साथ ही जानी जाती है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के साथ अपने टसल को लेकर भी। आज उसी पार्टी के एक सीनियर लीडर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज मैं और मेरी सहयोगी चाहत जी जैस्मिन जी से कई ऐसे सवाल पूछेंगे जो जनता को जानने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारिश का मौसम है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। सकरी गलियां तो छोड़िए ही, पॉश एरियाज में भी वाटर लॉगिंग है और आपके कई मंत्री सड़कों पर उतरे, कई वीडियोस वायरल हुए, उसमें आतिशी जी भी थी। लेकिन जब सड़कों पे उतरे, उस वाटर लॉग्ड एरियाज में गए, तो वो कहीं ना कहीं उतने ही लाचार दिखे जितनी इस वक्त दिल्ली की जनता है। तो आप ये वाटर लॉगिंग और इतनी रिकॉर्ड बारिश के बाद जो दिल्ली का हाल हुआ है, इसको हल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार? देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो बारिश आई वो एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश आई है। 41 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है और ना केवल दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, सारे स्टेट्स ये प्रभावित हुए हैं। और ये जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में कभी इतनी जम के बारिश नहीं होती थी, स्प्रेड आउट होती थी। तो जो नालों का सिस्टम बनाया गया था वो डिज़ाइन नहीं किया गया था कि 150 mm पानी 24 घंटे में आए, उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। अब इसको क्लाइमेट चेंज कह दीजिए या फिर मेटेरोलॉजिकल जो फैक्टर्स रहे, हमें उसका हल ज़रूर निकालना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार इज़ वेरी सीरियस कि इस मुद्दे के ऊपर हमें एक, पहले जो था कि 5 साल का रिकॉर्ड देख के हम सिस्टम की तैयारी रहती थी, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि नहीं, हमें अपनी तैयारी बहुत एक बड़े सिस्टम कैपेसिटी, और ख़ास करके दिल्ली क्योंकि एक राजधानी है, तो बट ये छोटा काम नहीं है। इसके लिए सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर्स का जो ड्रेनेज नेटवर्क को अपग्रेड करना है। लेकिन जो सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर सकती है, अस्पताल ठीक कर सकती है, जो किसी भी नहीं लगता था कि ठीक हो सकते हैं, तो हम ज़रूर ड्रेनेज नेटवर्क भी दिल्ली का तंदुरुस्त करेंगे। दिल्ली के एलजी ने एक बाइट दी, उसमें उन्होंने कहा कि असल में दिल्ली का हाल क्यों हुआ है, उन्होंने ये स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने नालियों को साफ ही नहीं किया, इस वजह से वाटर लॉगिंग हुई है। योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए, दिल्ली के एलजी के जो बयान आते हैं उस पर पहले हंसी आती है, क्योंकि आप 3 महीने पहले के दिल्ली के एलजी के ट्वीट्स देख लीजिए, उनके मीडिया में बयान देख लीजिए, वो खुद जायजा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए नजफगढ़ का ड्रेन मैंने साफ करा दिया, देखिए मैंने ये सारे ड्रेन की डिसिल्टिंग करा ली। अब जब बात आई, 4 दिन तो वो कहीं नहीं दिखे। जब बारिश आई, केवल दिल्ली के जनता के प्रतिनिधि और मंत्री पानी में अपने जो होते हैं पैंट्स को थोड़ा ऊपर फोल्ड करके चलते हुए नजर आए हैं। एलजी कहीं नहीं। जब सारा पानी थम गया तब एलजी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब ये खुद ही कह रहे हैं कि जो 3 दिन पहले मैंने किया वो केवल मीडिया के लिए पब्लिसिटी का काम था। तो मेरे ख्याल से दिल्ली के एलजी की बात सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। सबको पता है कि वो केवल और केवल एक भाजपा और पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरे ख्याल से इन मुद्दों पे जहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी होती है, इस पे भी अगर आप पॉलिटिक्स करोगे, इस पे भी आपकी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। जब हमने सौरभ भारद्वाज जी से बात की तब भी हमें ये आइडिया तो लगा कि अमूमन जो अफसर होते हैं वो बात नहीं सुनते हैं मंत्रियों की। तो मैं एक बार आपसे भी जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली मंत्रियों और अफसरों के बीच चलता क्या है? वाकई बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं क्या? देखिए, बात ऐसी नहीं है। बात हमें समझनी होगी कि कोई भी गवर्नेंस सिस्टम एक रूल के हिसाब से चलता है, और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जिसकी चलनी चाहिए वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की चलनी चाहिए।
अगर मैं आपको कहता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अपने आप डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है सुबह उठ के और क्या नहीं करना है, तो कोई भी संगठन चल पाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा। गवर्नमेंट ऐसा ही है, गवर्नमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी 100 गुना ज्यादा है, हजारों कर्मचारी, इनफैक्ट लाखों कर्मचारी हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी 2015 में, तो बीजेपी ने ये डिसाइड किया, सेंटर में मोदी सरकार ने, कि इनको हमें काम नहीं करने देना है। और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि एक ऑर्डर पास किया एमएचए ने और ये कहा कि अब जितने भी अधिकारी हैं वो एलजी की सुनेंगे, चुनी हुई सरकार की नहीं चुनेंगे। इसलिए ये सारा मसला और जो ऑर्डिनेंस भी आया मेरे ख्याल से उसी रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अफसर फिर भी उनको पता है कि डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स की सुननी चाहिए, बट जो ऑफिशियल रूल है ऑफ द गेम वो केंद्र ने बदल दी है। वो कहते हैं कि आप इनकी सुनो ना सुनो, केवल और केवल एलजी की आपको सुननी है। और मेरे ख्याल से ये एक जनता के बहुमत का अपमान है और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स को आप ओपनली इनवाइट कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी को कि आप इनकी बात ना सुनिए, हम आपके साथ हैं। ये गलत है। और ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में ये और वर्स हो जाता है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ और काम कौन करे एंड हु इज आंसर। डुअल सिस्टम हो गया ना, डुअल कमांड नहीं हो सकता है। एक बार हम राजनीति पे वापस आ जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव, बहुत कम समय बचा है और महागठबंधन जो एक इतनी बड़ी मुहिम आप चला रहे हैं, इतने सारे पार्टीज एक साथ मिलके बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार। 23 जून को आपकी पहली बैठक हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी पटना गए थे, सबके साथ बैठक हुई। लेकिन जब बैठक खत्म हुई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया तो केजरीवाल जी वहाँ नहीं थे। आपने बहुत क्लियरली बताया भी था कि क्यों नहीं थे। अध्यादेश के खिलाफ बाकी पार्टीज ने अपना स्टैंड क्लियर रखा था जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है, लेकिन कांग्रेस ने नहीं रखा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस टसल को आप कैसे मैनेज करेंगे? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बेसिकली बाकी पार्टी से? देखिए, मेरे ख्याल से ये सवाल मोस्टली कांग्रेस के लिए रेलेवेंट है कि वो ऑपोजिशन यूनिटी के लिए ऑपोजिशन को साथ में लेके चलेंगे या फिर अपनी मनमानी करेंगे। क्योंकि देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी का हमें समझना होगा कि एक प्रिंसिपल, एक पर्पस के लिए ऑपोजिशन पार्टीज, ये इतनी डाइवर्स पार्टीज हैं जिन्होंने हमेशा, जैसे हमारी लड़ाई हमेशा कांग्रेस से होती है स्टेट्स में, तृणमूल ऑल्सो फाइट्स कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल, लेकिन हम सब साथ आए तो एक प्रिंसिपल के लिए आए और वो प्रिंसिपल है कि आज संविधान खतरे में है। जिस हिसाब से बीजेपी ने ईडी और सीबीआई को एक वेपन बना दिया है कि केवल और केवल ऑपोजिशन लीडर्स पे डालेंगे और तब तक डालेंगे, उनको तब तक हैरास करेंगे जब तक ये लोग बीजेपी में नहीं ज्वाइन होते। अभी हमने एनसीपी में क्या देखा, एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का करप्शन एनसीपी के लीडर्स ने किया है। 4 दिन बाद इन्हीं लीडर्स को आपने अपने यहाँ ले लिया, अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। दूसरा, सारे स्टेट्स में, दिल्ली में नहीं केवल, दिल्ली में तो एलजी ऑब्वियसली सुपर बॉस बन के बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी अगर आप देखें तो दे आर डिक्टेटिंग द टर्म्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। संविधान कहीं अनुमति नहीं देता कि एलजी और गवर्नर डिसाइड करें और सीएम के डिसीजंस को अपोज करें, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए, टू सेव आवर फॉर्मेट ऑफ डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन साथ में आया है। और अच्छा, संविधान को लेकिन बचाना है तो दिल्ली में भी संविधान को बचाना चाहिए, केरल में भी बचाना चाहिए, तमिलनाडु में भी। इतना क्लियर है आज तक जितनी भी लोगों ने ये ऑर्डिनेंस पढ़ा है, और बड़े बड़े ज्यूरिस्ट, लॉयर्स, जजेस, रिटायर्ड जजेस लाइक जस्टिस मदन लोकुर ने साफ कहा है कि ये ऑर्डिनेंस एक हिसाब से इट्स अ ब्लैक ऑर्डिनेंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक हिसाब से आप दिल्ली में आपने प्रेसिडेंट्स रूल अनाउंस कर दिया है विदाउट सेइंग इट सो। और अगर आप ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट मुद्दे पे कांग्रेस किसी विपक्षी पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो सवाल पैदा होगा कि हम क्यों, व्हाई आर वी कमिंग टुगेदर। ऐसा तो नहीं कि केवल जब छत्तीसगढ़ या उनके स्टेट में कोई दिक्कत आए तभी ऑपोजिशन को साथ आना चाहिए। तो ये मुद्दा साफ है कि डेफिनेटली ऑपोजिशन यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब का चैलेंज आज देश के सामने खड़ा है, बीजेपी ने जिस हिसाब से संविधान को ट्रैश किया है, उसको ट्रैम्पल किया है, ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, बट फॉर दैट वी शुड टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड ऑन एवरी मैटर। और जब तक अगर कांग्रेस ऑन सच एन इंपॉर्टेंट मैटर और सिंपल मैटर अगर कांग्रेस अपनी सफाई नहीं दे पा रहा, तो कल जब सीट शेयरिंग की बात होगी, ये तो बहुत ज्यादा पेचीदा मुद्दा है। आप देयर इज नो ट्रस्ट लेफ्ट। अगर आप सिंपल मैटर पे भी आप इस संविधान, इसके ऑर्डिनेंस को अपोज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप सीट शेयरिंग के नेगोशिएशन भी कैसे करेंगे? नाउ दैट यू सेइंग देयर इज नो ट्रस्ट लेफ्ट, तो आगे जो महागठबंधन की मीटिंग्स होने वाली हैं इसी महीने, तो आप लोग जाएंगे उसमें? आप उसका हिस्सा हैं या नहीं है?
देखिए, पहले जैसे मैंने कहा, कांग्रेस ने जब ये अपनी मीटिंग हुई थी हमारी लास्ट 23 जून में पटना में, तब केवल आम आदमी पार्टी ने नहीं, सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम इस मैटर पे आम आदमी पार्टी के साथ है, कांग्रेस को भी अपना पक्ष डिसाइड करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन मॉनसून सेशन के 15 दिन पहले हम अपनी कंसल्टेशन करके हम अपना डिसीजन ले लेंगे। अब मॉनसून सेशन 20 तारीख को हो रही है, 5 जुलाई को दैट साइड शुड हैव कम आउट, लेकिन अब तक ये लोग चुप हैं। तो सवाल ये कि इतने अड़े हुए क्यों हैं कांग्रेस? वाई आर दे नॉट मेकिंग इट क्लियर? मतलब इनकी नीयत खराब है। अब तक इन्होंने अगर साफ नहीं किया है तो इनकी नीयत खराब है। और अगर कांग्रेस ऐसी ही अड़ी रही, अगर कांग्रेस ने साफ शब्दों में इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी विपक्ष का अगर साथ नहीं दिया, तो एटलीस्ट आम आदमी पार्टी तो बैंगलोर मीट में नहीं जाएगी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको भी पता है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना कितना ज़रूरी है। आप लोगों ने एक इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी और आप लोग अब लगातार काम भी कर रहे हैं उसके लिए, पर थोड़े बहुत जो नुआंसेस हैं आप लोग को आपस में सेटल तो करने पड़ेंगे अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चाहिए। अब जैसे कांग्रेस को आप अगर इस एंगल से देखिए कि आपके कई नेता राजस्थान जाते हैं, वहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री को बोल देते हैं कि ये निकम्मे हैं, कामचोर हैं। तो आई अंडरस्टैंड स्टेट लेवल पे आप लोग की फाइट है, पर ये सब सुलझाने की बहुत ज़रूरत है। तो बिना कांग्रेस के महागठबंधन आपको लगता है कि पॉसिबल है अगर आप नहीं जाएंगे मीटिंग? नहीं, देखिए, हमें दो चीज़ें समझनी होगी। स्टेट लेवल पॉलिटिक्स अलग है, नेशनल पॉलिटिक्स अलग है। कांग्रेस का ये स्टैंस नहीं हो सकता है कि हम उन्हीं लोगों से गठबंधन करेंगे जो हमारे खिलाफ किसी स्टेट में नहीं लड़ती। अगर ये इनका पक्ष रहता है तो आधा ऑपोजिशन जो ब्लॉक है वो तो एलिजिबल ही नहीं होगा यूनिटी के लिए। तो हमें समझना होगा स्टेट लेवल पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट। अब जैसे पंजाब में इट इज कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, और कोई तीसरा फ्रंट है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। अकाली दल और बीजेपी की बहुत ही चंद सीटें हैं। तो दैट कैनॉट बी द लॉजिक। द लॉजिक हैज टू बी फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, एंड क्योंकि केंद्र में जो सरकार होती है उसके हाथ में कई ऐसी ताकतें होती है जो राज्य सरकारों के, ईडी सीबीआई केंद्र की सरकार के पास होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना मानना है नहीं मानना है, बीजेपी ने हमें सिखाया कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज्यादा ताकतें हैं। एवरी डे द सुप्रीम कोर्ट इज पासिंग अ डिसीजन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट। आप देखें, कल भी ईडी का डिसीजन आया था, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ही केंद्र सरकार को चेक में रख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना होगा कि एक हिसाब से उसे थोड़ा, आई वुड से, फ्लेक्सिबल बनना होगा, एंड नॉट जस्ट बी फ्लेक्सिबल, दे विल नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कहते हो, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा करते हो और कहते हो कि नहीं, देश को में संविधान को कुचला जा रहा है और हम देश को जोड़ने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो जब कोई स्पेसिफिक मैटर आता है तो आप चुप क्यों रह जाते हो? आप क्यों नहीं कह पाते कि नहीं, दिल्ली में लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास ताकत होनी चाहिए? इतना सिंपल पॉइंट है। ऑर्डिनेंस कहता है कि नहीं, सीएम की कुछ नहीं चलेगी, केवल और केवल केंद्र सरकार की चलेगी। पर जैस्मिन जी, ये तो मानना पड़ेगा कि ये सब मुद्दे अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही बम्पर जीत दर्ज की थी पंजाब में, जो मतलब जो इतने सालों से रूल कर रहा था उनको आपने एकदम ही सफाया कर दिया उनका, तो ये मैटर तो उनको अफेक्ट करेगा ही। अब पॉइंट ये है कि आपकी तरफ से आई अंडरस्टैंड कि आप लोग चाह रहे हैं कि वो अपना क्लियर स्टैंड रखें, पर महागठबंधन समवेयर इज नॉट पॉसिबल विदाउट कांग्रेस। डू यू एग्री? नहीं, आई एग्री विद दैट। आई एग्री दैट आज की तारीख में कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन ब्लॉक। अगर आप उनके एमपीज भी देखें या टोटल एमएलएज भी देखें, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्नाटका में भी उन्होंने अच्छी जीत हासिल करी। लेकिन अगर कांग्रेस अड़ जाती है, अगर कांग्रेस सिंपल मैटर्स लाइक दिल्ली, आज दिल्ली में ऑर्डिनेंस है, ये क्या गारंटी है कि ऐसा ऑर्डिनेंस और किसी राज्य में नहीं आएगा? तो अगर आप ऑन मैटर्स लाइक दिस साथ में नहीं आएंगे तो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी आपके साथ लॉन्ग टर्म, आज देखिए आज एनडीए का क्या हाल है, एनडीए के साथ गिनी चुनी पार्टियां रह गई है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि उसमें ताकत है अकेले बीजेपी को हराने की, तो फिर वो कह दे, कि हम केवल और केवल राजनीति के आधार पे डिसाइड करेंगे किस पार्टी को साथ में लेना है नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस वो नहीं कह रही। कांग्रेस कह रही कि नहीं, हम एक प्रिंसिपल के तहत साथ में आए हैं, हम संविधान को बचाने के लिए आए, और जो मैं समझता हूं वो सही है। आज जितना खतरा संविधान को है भाजपा से, और जिन जिन हरकतों पे भाजपा उतरा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में मैंने ऐसी कोई भी सेंटर में ऐसी गवर्नमेंट को नहीं देखा है। डेफिनेटली इंदिरा गांधी जी की सरकार में इमरजेंसी आई थी, विच वॉज अ ब्लॉट ऑन आवर डेमोक्रेसी, बट हम उसी दिशा में जा रहे हैं। और तभी भी विपक्ष एकजुट हुआ था, तब जाके वो सरकार हटी थी। तो आज एक हिसाब से कांग्रेस की
ज़्यादा जिम्मेदारी है कि दे हैव टू राइज टू दी ओकेशन। वो ये ना सोचे कि नहीं दिल्ली में मेरा कितना नुकसान होगा। ये दिल्ली और पंजाब से बहुत बड़ा मैटर है, ये देश के संविधान को बचाने का मैटर है। अब जैसे राहुल गांधी जी की भी सदस्यता गई, तो अगर ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बोला है रिसेंटली कि वो भी एक मुहिम छेड़ेंगे इसके अगेंस्ट, तो अगर ऐसी कोई मुहिम छिड़ती है तो आपका फुल ऑन सपोर्ट होगा? ये मेरे ख्याल से सवाल पूछना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई तो थी आप लोगों ने बोला 5 मिनट के अंदर, Definitely. वी वर द फर्स्ट पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर टू से कि ये गलत हो रहा है। जी। आप ऑपोजिशन लीडर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब गुजरात के हाई कोर्ट ने वापस उनकी अपील ठुकराई थी, तभी भी हमने तुरंत उनका साथ दिया था। नॉट जस्ट दैट, जब प्रेसिडेंट के चुनाव में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका भी हमने समर्थन दिया था। तो ऑन ऑल मैटर्स आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि जिन जिन मैटर्स पे कांग्रेस के साथ ज़्यादा अग्रेसिव बीजेपी ने गलत चीज़ें करी हैं, हम हमेशा खड़े रहें। नॉट बिकॉज इट इज़ कांग्रेस, क्योंकि ये किसी भी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ तमिलनाडु में भी अगर गवर्नर हावी हैं वहाँ की स्टेट सरकार के सामने, तो हम खड़े हैं उनके साथ, हमने फॉर्मल स्टेटमेंट्स जारी करे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि आम आदमी कांग्रेस वही कर रही है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। नहीं, हमने हमेशा एक प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं कि चुनी हुई सरकार किसी भी पार्टी की हो, उनके पास पूरी ताकतें होनी चाहिए। एलजी और गवर्नर का कोई रोल नहीं है हमारे डेमोक्रेसी में, ये केवल रबर स्टैंप रहने चाहिए और ईडी और सीबीआई पर लगाम लगनी चाहिए। ये हमने देखा भी जैस्मिन जी, और हमने दिखाया भी कि कैसे तुरंत वन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू दैट वाज आम आदमी पार्टी एंड ऑल्सो तृणमूल कांग्रेस। बट वो बात अलग है कि आप लोग का अभी टसल चल रहा है। एक मैं और क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आगे लोकसभा चुनावों के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, लोगों ने देखा भी है, और एक नहीं दो राज्यों में आपकी सरकारें हैं। तो अब आगे जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी, क्या है आपकी वो स्ट्रैटेजी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी देख लेते हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी का जो आइडिया है कितना आगे चलता है। बट अदरवाइज आम आदमी पार्टी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। भले हमारे 4 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में सरकारें हैं, दिल्ली पंजाब, 2 और स्टेट्स गुजरात और गोवा में हमारे एमएलएज हैं, एंड कई ऐसे राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमारे लोकल लेवल पे पंचायत वगैरह में भी मेंबर्स है और जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा संगठन है। तो जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी ताकत से चुनाव लड़ सकती है, हम ज़रूर लड़ेंगे। वी आर नॉट अ दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा पार्टी, वी आर अ नेशनल पार्टी। कई ऐसे राज्य में हम तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे आने वाले दिसंबर चुनाव में वी आर फाइटिंग एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन फुल फोर्स। अगले साल हरियाणा के चुनाव होंगे। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब, भगवंत मान जी ने एक बड़ा बिजली आंदोलन हरियाणा में लॉन्च किया था। तो जहाँ जहाँ हमारे नेशनल फुटप्रिंट है, हमारी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, हम वहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जैस्मिन जी, पहले तो जो आपका बैकग्राउंड है, आपका जो प्रोफाइल है, यू आर कॉल्ड द पॉलिसी मैन ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये जब डीडीसी बना, उससे पहले आप बहुत सारे थिंक टैंक्स में थे, तो आपने कितनी स्टडी करी बिफोर ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अब इसकी पॉलिसी बदलनी है, इसकी पॉलिसी फ्रेम करनी है? देखिए, पहले तो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन प्रिपेयर यू 100% फॉर अ रोल लाइक व्हाट आई हैव इन द गवर्नमेंट। मेरा जो कमीशन है डीडीसी, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, दिल्ली सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है और दिल्ली की तमाम ऐसे कठिन एरियाज़ हैं, पोल्यूशन से लेके है, ट्रांसपोर्ट से लेके है, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके है, वहाँ पे डीडीसी आइडियाज़ देश और दुनिया भर से बेस्ट आइडियाज़ लाता है और दिल्ली सरकार के लिए एक पॉलिसी रोड मैप तैयार करता है। हाँ, दिल्ली सरकार से जुड़ने से पहले मैंने करीबन 12 से 14 साल आई हैड वर्कड इन सम ऑफ द टॉप मोस्ट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पॉलिसी की पढ़ाई करी थी, बट वो एक मेरे ख्याल से अलग एक्सपीरियंस था। पिछले 6 सालों से जो मेरा जुड़ाव रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ, मेरे ख्याल से जो एक यहाँ पे दिल्ली मॉडल जो बना है, जिसमें वी आर चैलेंजिंग द फंडामेंटल्स। जब आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में आई थी, नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो सकते हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेंगे। ये रिवर्स माइग्रेशन का ट्रेंड जो आज दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आई डोंट थिंक देश में या दुनिया में कोई भी कॉलेज आपको ये पढ़ा सकता है। ये आई थिंक एक जो पीपल्स विल होता है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द विजनरी लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल जी।
जिन्होंने ये एक विजन दिखाया, एक रोड मैप दिखाया, एंड देन ऑब्वियसली मनीष सिसोदिया जी एंड मेनी अदर्स हु हैव वर्कड टुवर्ड्स इट। तो किसी एक व्यक्ति का आई डोंट थिंक देयर इज अ कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आप सबको तो पता है कि नॉर्मली जो इलेक्शन की वोटिंग होती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, हमेशा होती आई है। जब हमने दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स इतने सुधार दिए, बीजेपी ने पता है क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वोटिंग मत करवाइए। लोग जाएंगे तो हो जाएंगे। ऑब्वियसली बीजेपी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मतलब ये नौबत आ गई है कि भारत के पॉलिटिक्स में, बल्कि ये कहे कि नहीं देखिए इन्होंने अपने स्कूल बनाए, हम भी एमसीडी में 15 साल दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को दिए थे, वो हमारे से ज्यादा पोलिंग बूथ एमसीडी के स्कूल्स में थे। उनको तो कहना चाहिए नहीं हम भी एमसीडी के स्कूल्स को इनसे बेहतर बनाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं इनको यहाँ पे वोटिंग बंद कीजिए, कहीं टूटे फूटे कमरे में ले जाके इनको वोटिंग करवाइए। So this is what the politics has become, unfortunately. And looking at Delhi, you are called the EV policy man. आपने पूरी की पूरी EV पॉलिसी जो है दिल्ली की क्या फ्रेम करी है, आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी का इफ नॉट टुडे, वैसे तो आज भी इसका असर दिख रहा है, इफ नॉट टुडे बट आफ्टर 5 to 10 years क्या इसका रिजल्ट दिखेगा? देखिए 3 साल पहले जब दिल्ली की ईवी पॉलिसी बनी थी, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन था दिल्ली में वो 2% था। मतलब अगर किसी भी साल में 100 व्हीकल अगर बिकते हैं तो उसमें से केवल 2 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। आज की तारीख में ये 15% पहुंच गया दिल्ली में। विद इन 3 years दिल्ली पार्ट मतलब जो पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स 15% पहुंच गया है। तो 3 साल में दिल्ली, और ये देश में हाईएस्ट ही नहीं है, बाकी सारे स्टेट्स या सिटीज़ को देखें तो उसके डबल है। देश का एवरेज 6-7% में हम 15%, 13-14-15% पे हैं। इसका मतलब है इन 3 years दिल्ली हैज़ बिकम द इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हमारा जो विजन है कि क्योंकि हमारे लिए ये केवल कहने के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे जोर नहीं दे रहे हैं। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, और केवल वो दिल्ली के कारण नहीं है, जो पूरे एनसीआर और नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन आता है वो दिल्ली में आता है। तो हमें पोल्यूशन से लड़ने के लिए वी हैव बिकम वेरी एम्बिशियस ऑन व्हाट वी शुड डू ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भले वो इलेक्ट्रिक बस हो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सारी चीज़ें हों। अगले 4 से 5 सालों में जो आपका सवाल था, हमारा विजन वेरी क्लियर है कि देश में नहीं दुनिया के टॉप 3 सिटीज़ में से दिल्ली माना जाए। आज की भी तारीख में अगर आप देखें तो करीबन लंदन से भी हम ज़्यादा हैं, पेरिस से भी ज़्यादा हैं, फिर भी देयर आर सम अदर सिटीज़ जो हमसे ज़्यादा हैं, हम उनको भी ओवरटेक ज़रूर करेंगे जिस दिशा में हम चल रहे हैं। We have 22,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इन दिल्ली टुडे, जो पूरे देश के 1/3 चार्जिंग स्टेशंस केवल दिल्ली में लगे हैं, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, पिछले 3 साल में दिल्ली सरकार की कड़ी मेहनत से हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से दिल्ली का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एजुकेशन में दिल्ली ने एक होप जगाई है कि दिल्ली में अगर हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। सिमिलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स माना जाता था कि नहीं ये तो एडवांस कंट्रीज का टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ तो नहीं चलेंगे, बट दिल्ली ने कर दिखाया। एंड आई थिंक नाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू एवरी सिटी। केवल पोल्यूशन केवल दिल्ली में नहीं है, ऑल आवर सिटीज आर बैटलिंग पोल्यूशन, और पूछा जाएगा और पूछा जाना चाहिए कि अगर दिल्ली ने ये कर दिया, दिल्ली सरकार के सारे प्रयासों से ये हुआ है, ऑब्वियसली दिल्ली के लोगों ने भी इसे अपनाया है बढ़ चढ़कर, बट सरकार ने इसे बहुत ईजी बनाया है, इंसेंटिव्स दिए हैं, चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं, तो व्हाई शुडंट दिस हैपन इन एनी अदर सिटी इन इंडिया। हमने इलेक्ट्रिक बस भी कवर की थी अभी रिसेंटली, सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम है। और ये आप जो सेगमेंट्स में निकाल रहे हैं बसेस, तो जो अभी आई थिंक एक स्लॉट 250 बसेस का निकाला था आपने, 150 बसेस का, तो ये दिल्ली में तो आप कर ही रहे हैं, पंजाब तक कब पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक बसेस? देखिए मेरे ख्याल से पंजाब की सरकार आई एम श्योर इस प्लानिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानता हूँ, बट पंजाब गवर्नमेंट डिड कम आउट विद अ वेरी प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी आई थिंक मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने पहले। और पंजाब में हालांकि दिल्ली जैसा सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी अर्बनाइज्ड प्लेस और इस हद तक का पोल्यूशन नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर उसमें इलेक्ट्रिक बसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोर इम्पोर्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी बढ़ावा उस पॉलिसी में दिया है, जो मैंने जितना स्टडी किया है। और पंजाब में खास करके एक स्टेट में काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर मेनी इयर्स बना हुआ था, नौकरियां नहीं थी, यूथ काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, माइग्रेशन, ऑल द यूथ वर माइग्रेटिंग आउट, तो वहाँ पे जॉब्स और इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ की ईवी पॉलिसी में काफ़ी ऐसे चीज़ें करी हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर पंजाब तैयार हो। ईवी की अगर बात करें, जैसे आपने दुनिया के बाकी देशों की बात करी, तो नॉर्वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज लीडिंग विद 25 to 35%।
तो जिस रेट पे फिलहाल हम चल रहे हैं, दिल्ली सरकार चल रही है, उस रेट पे तो अगले 3-4 साल में हम उसको भी सरपास कर जाएंगे। तो इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी का जो इनिशिएटिव है, ये ईवी पॉलिसी, वो पीएम का जो इनिशिएटिव है, नेट जीरो एमिशन वाला टारगेट, उसी को तो कंट्रीब्यूट कर रही है। सो आई होप दैट ये भी एंगल हाईलाइट किया जाएगा कि हाँ, हमारा टारगेट अगर पूरा हुआ है तो उसका एक अहम हिस्सा दिल्ली से आया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्लियर है कि जिन जिन चीज़ों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सही डिसीजन लिया है, डायरेक्शन लिया है, तो उसमें सब स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब दिल्ली में ऐसा हो गया है कि जो भी एलजी आते हैं वो हर चीज़ में अड़ंगा लगाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि सब जानते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन का एक गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम अपने टीचर्स को फिनलैंड भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। क्यों भेजते हैं? बिकॉज फिनलैंड इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम नहीं चाहते कि आप केवल, हम इनको देश में भी भेजते हैं सीखने के लिए, बट वी सेड वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज हैपनिंग टॉप मोस्ट इन द वर्ल्ड। अक्सर क्या होता है कि अधिकारी जाते हैं, मंत्री जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, टीचर्स को कहीं नहीं कोई भेजता है। हमने टीचर्स को भेजना शुरू किया, 4 साल से हम भेज रहे हैं। करंट एलजी विनय सक्सेना जी आए और कहते कि नहीं, मैं फिनलैंड नहीं भेजूंगा आपके टीचर्स को। हमने कहा आप कौन होते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का कॉल है। तो उन्होंने फाइल मंगा दी और फाइल अप्रूव ही नहीं की। 4 महीने बीत गए, जिस महीने भेजना था फिनलैंड, उस दिन फाइल भेज दी वापस कि अब आप भेजो। प्रोग्राम की तो तारीख भी खत्म हो गई थी। तो ये जो इट्स अ वेरी डर्टी काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स, और इससे आप एजुकेशन, मतलब लोगों को इवेंचुअली इट्स द पीपल हु आर सफरिंग अगर आप इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं। ये गलत है। जो आपकी यूएसपी है आम आदमी पार्टी की, सब्सिडीज, बाकी जो पार्टीज हैं वो कह देती हैं इसे सब फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर, या ऐसे बहुत सारे नामों से दिया जाता है। बट अगर टोटल देखा जाए, जितना भी बजट है, करीब मान लीजिए आपका सब मिलाकर भी 4000 करोड़ जो है आपका सब्सिडी में जाता है। पूरा जो टोटल बजट है फिर भी 70-75 करोड़ के 80,000 करोड़, 80,000 करोड़, तो उसका महज 4 से 5% ही तो हुआ। तो अगर आम आदमी पार्टी अपना यूएसपी फ्रीबीज दे के, सब्सिडी दे के आराम से, खुशी से लोगों को भी खुश कर रही है और खुद भी आराम से सरकार चला रही है, तो बाकी लोग फॉलो करने की बजाय क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या वो नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से हमें बाकी लोग नहीं कहना चाहिए, केवल और केवल बीजेपी को इससे प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देखिए, हमें समझना होगा कि करप्शन की जो आदत है बीजेपी को ही इतनी है जितनी कांग्रेस को है और थी। और जब आप 30%, 40% करप्शन करेंगे तो फिर 5% के लिए आप कहाँ से पैसा बचाएंगे? हमारा यूएसपी है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, देयर इज जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। और जैसे आपकी नीयत अगर साफ हो सरकार में, कोई भी सरकार के पास पैसे कम नहीं होते। आप किसी आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिए, 80,000 करोड़ कितना बड़ा सम होता है, कितने जीरोज होते हैं, कौन समझता है? इट इज़ अ लार्ज अमाउंट। अगर आप ऑनेस्टली बजट को मैनेज करें और गरीब तबके के लिए चुनिंदा अगर स्कीम्स लाएं, तो आई थिंक इससे बड़ा नेक काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि वाकई में दिल्ली सरकार की जितनी भी फ्रीबी स्कीम्स हैं वो 5% ऑफ द बजट है। और ये सारी स्कीम्स देने के बाद दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट में रन करती है। अब मैं आपको केंद्र सरकार की हालत बता दूं। केंद्र सरकार खुद तो कहती है, क्रिटिसाइज कर रही है कि फ्रीबी, मतलब वो अपने आप को सामने से कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई भी फ्री की सुविधा नहीं देते। अगर आप फ्री की सुविधा नहीं देते हैं तो आपका बजट घाटे में क्यों चल रहा है? देश में टोटल जो डेट होता है अपना, जितना उधार केंद्र की सरकार ने पिछले 65 सालों में लिया था, 2014 के पहले 65 सालों में जितना लिया था, दैट वाज अराउंड 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ 65 इयर्स का टोटल उधार देश के ऊपर। पिछले 9 सालों में आप इमेजिन कीजिए कि टोटल कितना हमारा डेट अभी हो गया है, 153 लाख करोड़। 3 गुना हो गया। मतलब 75 साल में हमने 50 लाख करोड़ लिया और पिछले 9 साल में मोदी जी का जो गवर्नेंस मॉडल है उसके तहत 100 लाख करोड़ का आपने उधार लिया है। हमारा जो बजट है, बजट का हर साल का 1/3 तो आप डेट लेते हो, आप लोन लेके फिर देश की स्कीमें चला रहे हो, तो आपसे मतलब देश ढंग से चल नहीं रहा। गुजरात मॉडल आप देख लीजिए, गुजरात मॉडल में भी डेट आपका इतना बढ़ गया है, तो पैसा जा कहां रहा है? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो कि फ्रीबी से इकोनॉमी बिगड़ती है। हमने तो इकोनॉमी ठीक कर दी दिल्ली की, मुफ्त की सुविधा भी दे रहे हैं, रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप तो उतना भी नहीं कर रहे हो, फिर भी देश का डेट बढ़ रहा है। आप दे रहे हो सारे अपने अमीर दोस्तों को। इतने जो लाखों लाखों करोड़ के लोन माफ हो रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा 11 लाख करोड़ के लोन माफ हुए पिछले 9 सालों में। किसके हुए हैं?
इनमें से कितने लोग जेल में गए मुझे इतना बता दीजिए। क्या विजय माल्या जेल में गए, नीरव मोदी जेल में गए? ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, कहीं पे कोई नहीं है, सब अपनी मजा ले रहे हैं। और आप कह रहे हो कि गरीब को अगर पैसे दे दिए, गरीब को कुछ सुविधाएं दे दी, मुफ्त इलाज दे दिया, मुफ्त इसको स्कूलिंग दे दी, कुछ गरीब लोगों को आपने फ्री बिजली दे दी, तो देश की इकोनॉमी खतरे में हो गई। ये बेवकूफ बनाना मेरे ख्याल से अब लोग समझ चुके हैं कि अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आप ईमानदारी से सरकार चला सकते हो, तो ये चंद सुविधाएं देना पॉसिबल ही नहीं है, जरूरी है। ये प्रतीक है कि आप नेकी से सरकार चला रहे हो और गरीब का सोच रहे हो। और जैस्मिन जी, कई बार होता है ना कि वो आप लोगों पे अटैक करते हैं, ये फ्रीबीज देते हैं, बट अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो आपके जैसा ही ये हर बार आपने कहते हैं ना, ये हिपोक्रेसी आपने अच्छी तरह से पॉइंट आउट करी। अभी शिवराज जी ने जो अभी करा है मध्य प्रदेश में, 1,000 रुपए महिलाओं के लिए दिए हैं। हमने पंजाब के मैनिफेस्टो में हमारा, तब तो आपने बहुत अपोज किया था। अच्छा, 100 यूनिट फ्री बिजली मेरे ख्याल से उनकी कोई सरकार ने, उन्होंने भी कहीं पे हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में शायद अनाउंस करी थी। तो ये नहीं है उनका, देखिए वही है, उनको केवल और केवल राजनीति करनी है। उन्होंने एक शब्द ले लिया है फ्रीबी, आप रेवड़ी है, फ्रीबी ले लीजिए, लेकिन आपको अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप देते रहते हो ग्राउंड पे, लेकिन जब ऑपोजिशन पार्टी कोई करती है तब आप अटैक करते हो। ये बात कभी नहीं होती कि 40% करप्शन क्यों हो रहा है, और उस 40% को अगर आप रोक दो तो 5 क्या, मैं तो 20% भी रेवड़ी दे सकता हूँ। Do you think they're somewhere jealous of आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं इतना नहीं कहूंगा। आई थिंक जेलस की बात नहीं है, मेरे ख्याल से ये गंदी राजनीति है, मोर देन एनीथिंग। राजनीति एक हिसाब से हमारा जो मानना है कि एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए, कि अगर हम 10 चीजें कर रहे हैं, आप हमसे बेहतर करके दिखाइए ना। आपको किसने मना किया कि आपकी एक भी स्टेट बताइए बीजेपी का, इतने साल से ये लोग राज कर रहे हैं इतने स्टेट्स में, जहां पे इन्होंने सरकारी स्कूल बदल दिए हो पूरी तरह से। 40 साल हो गए बीजेपी को, कांग्रेस को तो 75 साल हो गए देश की राजनीति में रहे हुए। एक भी स्टेट बता दीजिए जहां कांग्रेस बताता है सीना ठोके कि मैं नहीं बताऊंगा, मीडिया, मैं सारे दरवाजे खोल देता हूं मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स के, आप जहां जाओ वहां जाके आप एक रिपोर्ट करके आओ। आज हम दिल्ली में बोलते हैं, आप आइए, आपको जो स्कूल पसंद है आप देखने आ जाइए, आप कवर कीजिए, हम नहीं इंटरफियर करेंगे। हम उतना कॉन्फिडेंस है हमें कि हमने चीजें ग्राउंड पे सुधारी है। तो फिलहाल इस बातचीत को बंद करने का समय आ गया है। सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। सब्सक्राइब फॉर मोर।